हेलो दोस्तों, पीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आप सब मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। निश्चित तौर पे इस सिविल सेवा की परीक्षा में मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप अगर एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को देखें तो पाएंगे, और मेरा स्पष्ट मानना है कि मुख्य परीक्षा ही वह सीरीज़ है, मुख्य परीक्षा ही वह स्तर है जो स्तर आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाती है। आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर जाएं और मुख्य परीक्षा में कुछ खास न हो तो फिर कोई फायदा है नहीं, कोई मतलब है नहीं। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत बार प्रीलिम्स पास किए लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाए। कुछ तो कारण रहा होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो लोग मुख्य परीक्षा को पास किए हैं और पास करने के पीछे का जो सबसे बड़ा उनका कारण है वह कारण है उत्तर लेखन की शैली। मुख्य परीक्षा में सक्सेस करने का सबसे की रोल अगर किसी का है तो वह है उत्तर लेखन शैली का। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था के खंड में किस तरह से हम उत्तर को लिखें, उसके कंटेंट को पढ़ें, किस तरह से अपनी स्टडी और अपनी आंसर राइटिंग दोनों को समायोजित करें, किस तरह से उसको अप्रोच करें। इसलिए आपको हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्रोच इंडियन पॉलिटी फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, है ना। यानी बीपीएससी के मेंस के परीक्षा के लिए किस तरह से इंडियन पॉलिटी को अप्रोच किया जाए, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो इस संदर्भ में यदि आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, यह परीक्षा में जीएस के 2 खंड होते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। जैसा कि आप जानते होंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में जो भारतीय राज व्यवस्था का खंड है यह पेपर 2 के अंतर्गत आता है। आप अगर इसको देखिएगा तो इसमें इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, और साइंस एंड टेक है ना। तो हम लोग जो इस विषय पर बात करने अभी जा रहे हैं, फिलहाल वह विषय जो है वो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है और इसी सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, इसी सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय राज व्यवस्था का जो खंड है जिसमें हम संविधान और राज व्यवस्था को समझते हैं, पढ़ते हैं और उस पर आंसर राइटिंग करते हैं, निश्चित तौर पे आज के समय में राज व्यवस्था खंड और संविधान के खंड में काफ़ी ज़्यादा असमंजसता और काफ़ी मतभेद की स्थिति बनी हुई है। आए दिन आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रिंट मीडिया के लेख में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वक्तव्य में, सोशल मीडिया के बाइट में जब वह कुछ बातें लिखता है, पढ़ता है और कहता है तो वह उस समय संविधान का सहारा लेता है, विधि का सहारा लेता है।
तो कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्ति जब जो बात कहता है और उस बात को साबित करने के लिए संविधान का सहारा लेता है, विधि का सहारा लेता है, ये तो अच्छी परंपरा है। परंतु उसी लेख, उसी वक्तव्य में यह भी देखा जा रहा है कि वही व्यक्ति जो विधि का सहारा लेकर अपने तर्क को सही साबित कर रहा था, वक्तव्य के अंत तक जाने में स्वयं ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसी बातें लिखता है जो उस विधि के विरुद्ध होती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। बहुत सारे लोग इस मत के भी समर्थक आपको मिल जाएंगे कि भारत के संविधान में अंतर विरोध भी बहुत है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। अगर आप इस अंतर विरोध को भी समझें तो आप पाएंगे कि भाई भारत के संविधान में अंतर विरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऐसी संस्थाएं जो बनाई गई हैं, ये संस्थाएं एक दूसरे की अंतर विरोधी नहीं रही हैं या संविधान के विभिन्न प्रावधानों के बीच भी किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कई बार विवाद की स्थिति रहती है। तो एक बात तो यहां गौर करने की जरूरत है, सबको समझना चाहिए, खासकर आप सिविल सेवकों को तो यह जरूर समझना चाहिए कि अंतर विरोध और विवाद ये दो अलग अलग चीजें हैं। अंतर विरोध एक ऐसा चीज है जिसका समाधान होता हुआ नहीं दिखता है या जिसका समाधान उपस्थित नहीं रहता है। लेकिन विवाद एक ऐसा चीज है, डिबेट्स जिसको हम कहते हैं, वह समाधान होने योग्य है और समाधान होने योग्य होता भी है। भारत के संविधान के संदर्भ में आप देखिए कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसी समय एक केस आया था, चंपकम दोराईराजन केस। और चंपकम दोराईराजन केस से लेकर और 1980 के मिनर्वा मिल्स के केस तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद की स्थिति रही। तो वो विवाद था, अंतर विरोध नहीं था। तो ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है। इसलिए इस पर एक बेहतर समझ आपकी होनी चाहिए, संविधान के दर्शन पर आपकी एक विशेष समझ होनी चाहिए। यदि आज के समय में संविधानों की स्थितियों की बात आप करें तो मैं निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि भारत का संविधान नाउएडेज, अभी के समय में, विश्व में सर्वोत्तम संविधान के रूप में उपस्थित है। 1950 के पहले अमेरिकी संविधान को सर्वोत्तम संविधान माना जाता था, परंतु 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान ने उस सर्वोत्तम संविधान का स्थान ले लिया है। और उसका कारण है, कई सारे रीजन हैं, जिस कारणों के आधार पे यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। जैसे उसमें पहला कारण आप दे सकते हो कि भारत के संविधान में भाषाई आधार पर काफी सहजता है। विश्व के तमाम लगभग 200 से अधिक लिखित संविधानों का यदि तुलना करें तो हम पाएंगे कि भाषा के दृष्टिकोण से, यानी लिंग्विस्टिक बेस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। समझना,
उसकी बोधगम्यता, सहजता, ये सब बहुत आसान है बाकी संविधानों की तुलना में। तो एक पहला कारण लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। दूसरा एक आधार आप देख सकते हो कि भारत के संविधान में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। क्लियरिटी के आधार पर भारत का संविधान विश्व का सबसे क्लियर संविधान है और इस आधार पे भी भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। तो एक तो भाषाई आधार पे, दूसरा अस्पष्टता के आधार पे, और तीसरा एक बड़ा आधार है दूरदर्शिता के आधार पर। अगर आप फोरसाइटनेस के आधार पे देखिए तो फोरसाइट कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको दिखेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम दूरदर्शी संविधान कहते हैं। कैसे? 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया और आज तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों में सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकांश संशोधनों में या इन संशोधनों के माध्यम से हमने संविधान में कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के परिवेश में नई चीजों को संविधान में जोड़ा गया है। बहुत कम ऐसे संशोधन हैं या नगण्य संशोधन हैं जो इस प्रकार के संशोधन हो जिनसे संविधान के कुछ चीजों को बाहर निकाला गया हो। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। तो इन तमाम दृष्टिकोणों को यदि आप देखेंगे, इन तमाम चीजों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना संविधान का दर्शन समझे संविधान और राज्य व्यवस्था पे लेखन करना यह इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो इसलिए सबको पहला प्रयास यही करना चाहिए कि हम संविधान के दर्शन को समझें, जिसकी कुछ बातें मैंने अभी आपके सामने रखी। इन सब बातों को जानने के बाद निश्चित तौर पे इन सब बातों को हम उत्तर लेखन के प्रारूप में कैसे ढालें, किस तरह से टॉपिक प्रिपेयर करें, किस तरह से इन सब टॉपिक्स के आधार पे अपनी समझ को विकसित करें, एक ऐसी समझ को विकसित करें जो हमारे लिए प्रासंगिक भी हो। क्योंकि जानकारी लेना अलग चीज है और उत्तर लिखना अलग चीज है। अगर आप सिविल सेवा के सिलेबस को देखें, खासकर यूपीएससी के सिलेबस को, तो उस सिलेबस में एक बात लिखी हुई है कि सिविल सेवकों से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो उनके कैरियर के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा या प्रासंगिक होगा। यानी टॉपिक से, विषय से नहीं मतलब है। मतलब यह है कि उस विषय और टॉपिक की आपके कैरियर में क्या प्रासंगिकता है। ऐसी बातें भारत के गजेटियर में भी पहले लिखी हुई रहती थी। तो कहने का अर्थ यहां यह है कि हम बहुत जानकारी ले लें और उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएं, आंसर राइटिंग नहीं कर पाएं, तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आपको जो उत्तर लिखेंगे आप, नंबर उसी पर मिलना है। आपकी जानकारी के आधार पे नंबर तो मिलेगा नहीं, उस आप कैसा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यही आपको नंबर दिलाएगा। तो एक बात यह भी जानना जरूरी है कि जानकारी होना अलग चीज है और वह कितना आपके लिए प्रासंगिक है, ये एक अलग चीज है। तो इन सब बातों को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसे हम अप्रोच करें इस इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को, जिसमें कई तरह के विवाद, अंतर्विरोध, है ना, समझ की कमी, एक इनरिच स्टडी मटेरियल का निर्माण, ये सब कैसे हो, कैसे हम उस पर काम करें, इन्हीं सब मुद्दों पे आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए
अब हम बात कर रहे हैं अगर इंडियन पॉलिटी का इस भारतीय राज्य व्यवस्था में बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, तो आप देखेंगे कि इस इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, दो तरह के। एक क्वेश्चन जो है इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, इनकी संख्या 5 होती है, 5 की संख्या में ये पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, इनकी संख्या जो है वो 2 है ना। तो अब देखिए आप कि इनकी संख्या जब 2 है तो ये कैसे हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन जो होता है, ये नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स का होता है, यानी ईच 8 मार्क्स का, ठीक है। 3 क्वेश्चन यानी 24 मार्क्स का। उसी तरह से ये 2 क्वेश्चन जो होता है ये ईच 7 मार्क्स का होता है, यानी 14 मार्क्स का, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाइए तो यहां पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ईच जो होता है वो 38 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो नंबर है आपसे जो पूछे जाते हैं, जो टोटल मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 114 मार्क्स का क्वेश्चन बीपीएससी आपसे इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में पूछती है, ठीक है। अब इस 114 मार्क्स में कैसे हम एक बेहतर नंबर लाएं, कैसे अच्छे से पढ़ें, कैसे एक अच्छा स्टडी मटेरियल बने और फिर उस स्टडी मटेरियल को कैसे हम एक आंसर राइटिंग में ढालें, ठीक है। ये दोनों चीजों को मैं एक साथ आपके साथ बात करता हूं, है ना, एक साथ हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्या है, आइए बात करते हैं। मैं उत्तर प्रारूप जो है इसी पर सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा और इसी में आपको स्टडी मटेरियल के भी संबंध में हम लोग बात करेंगे, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। चलिए ये क्या है तो इसको देखो आप। सब उत्तर प्रारूप का सबसे पहला चीज है विस्तार, है ना। विस्तार यानी उसकी परिधि, एक्सटेंशन, कितना लंबा चौड़ा आपका वो आंसर होगा। दूसरा एक टॉपिक आपको इसमें मिलेगा, उसको कहते हैं संतुलन। संतुलन का मतलब है कि प्रश्न में जैसे एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बीच बैलेंस कैसे किया जाए। तीसरा एक खंड आपको मिलेगा, उसको कहते हैं प्रामाणिकता, यानी आप जो बात लिख रहे हो वह प्रामाणिक कैसे है। ऐसा नहीं कि आप जो कह दिए वही प्रामाणिक है, फिर कैसे प्रामाणिक है उसका कुछ प्रमाण आपको देना होगा। तीसरा जो है वो है आपका भाषा और चौथा जो है वो है आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको चीज दिख रही है इसको 2 भागों में आप बांट सकते हो, भाग 1 यहां तक और भाग 2 यहां तक, यानी 2 भागों में ये चीजें करके हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें का पहला भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पहला चीज है विस्तार, है ना। तो विस्तार हो, संतुलन हो, प्रामाणिकता हो, तो किसी भी टॉपिक का विस्तार देने के लिए या किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या चाहिए आपको, एक कंटेंट होना चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए, एक इनरिच स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो आपके एग्जाम के डिमांड को फुलफिल करता हो, ठीक है।
तो ये कंटेंट कैसा कंटेंट होना चाहिए? तो ये जो कंटेंट होना चाहिए, ये कंटेंट टॉपिकल होना चाहिए, है ना। टॉपिकल मतलब क्या है कि ये कंटेंट टॉपिक वाइज होना चाहिए, है ना। टॉपिक वाइज कंटेंट होना चाहिए। टॉपिक वाइज जब कंटेंट होगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे मैं आपको संघवाद पढ़ाऊं, फेडरलिज्म पढ़ाऊं, व्हाट इज फेडरलिज्म, भारत में कैसा फेडरलिज्म है। अगर हम फेडरलिज्म का बात करें, संघ क्या है, संघ कैसे है, संघ का मॉडल क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है या होल्डिंग फेडरेशन है, कैसा फेडरेशन है, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये सब एक साथ पढ़ लें। और ये सब पढ़ने के बाद मैं वहां पर अगर केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ा दूं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आप संघवाद में पढ़े हो, भारतीय संघवाद के मॉडल के रूप में कि भारत में संघ सरकार के तरफ शक्तियां झुकी हुई हैं, ठीक। अब वहीं पे अगर केंद्र संबंध पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो शक्तियां झुकी हुई हैं। केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ोगे तो केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों में दिखेगा कि कैसे केंद्र की संसद जो है, राष्ट्रीय विधायिका जो है, वह विधायी मामलों में राज्य की विधायिका से अधिक शक्तिशाली है। प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वित्तीय संबंध पढ़ेंगे उसमें भी दिखाई पड़ेगा। तो आपको टॉपिक इंटरलिंक करने में भी क्या होगी, सुविधा होगी, आसानी होगी, मेमोराइज करने में भी सुविधा होगी और रिप्रेजेंटेशन में भी सुविधा होगी। तो इसलिए कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, टॉपिकल होना चाहिए। जब आप कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं, देखो ये मैं जो बात आपको कर रहा हूं, ये आंसर राइटिंग में भी यही फॉलो करना है। यानी आंसर राइटिंग में भी जो बातें आप लिख रहे हैं वो भी ऐसे टॉपिक वाइज लिखना है। टॉपिक वाइज लिखने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में दो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसको आप सजा के ही लिखें, एक टॉपिक को पहले और उसके बाद वाला दूसरा टॉपिक, ताकि आपको नंबर आसानी से और अच्छा मिल पाएगा। अब ये जो कंटेंट होगा, इस कंटेंट के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा स्टैटिक पार्ट और दूसरा पार्ट होगा करंट पार्ट, ठीक है। अब स्टैटिक पार्ट, इसके लिए एक इनरिच स्टडी मटेरियल चाहिए आपको। यह आपको डेवलप करना होगा, बनाना होगा। इसमें आपको अपने गुरुओं से मदद लेनी होगी, किताबों से कुछ मदद लेनी होगी, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनसे मदद लेके और आपको ये स्टडी मटेरियल तैयार करना होगा। जब हम लोग यहाँ परफेक्शन आईएएस में क्लासेस कराते हैं तो चाहे वह प्रीलिम्स की क्लासेस हो या मेंस की क्लासेस हो, उसमें एक इनरिच स्टडी मटेरियल बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, वो रेडी कराया जाता है। तो ये एक इनरिच स्टडी मटेरियल आप वहाँ से बना सकते हो, जिसमें आपके स्टैटिक पार्ट होंगे। और दूसरा एक चीज होता है करंट अफेयर्स का, है ना, करंट वाला पार्ट होता है। तो ये करंट वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो करंट में क्या आ सकता है, जैसे डेटा आप प्रिपेयर करो, डेटा के माध्यम से। दूसरा गवर्नमेंट स्कीम जो है वो सब आप डालो, है ना। अब जैसे एक छोटा सा बात मैं करता हूं, जैसे मान लो कि हम लोगों को डीपीएसपी पे बात करनी है ना, और सवाल आया इसी डीपीएसपी पर कि निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संदर्भ में बिहार सरकार के द्वारा की गई पहलों की विवेचना कीजिए। यानी निदेशक तत्वों के एग्जीक्यूशन में बिहार सरकार ने क्या क्या किया है, इसकी विवेचना करनी है। अब देखो, एक तो निदेशक सिद्धांत पूछ रहा है, ये उसका स्टैटिक पार्ट हो गया। सरकार ने क्या किया है वो उसका करंट पार्ट हो गया। अब स्टैटिक पार्ट से तुमको क्या निकालना है
कि जैसे सरकार ने महिलाओं के लिए जो व्यवस्था है अनुच्छेद में, महिला के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में, है ना, ये सब संदर्भों को, तो ये सब इसी आर्टिकल में वर्णित है जो डीपीएसपी में है। तो ये आर्टिकल वाला पार्ट जो हुआ वो कैसा पार्ट हो गया? आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। और उसी के साथ आपका जो ये वाला पार्ट हो गया, जिसमें जैसे पर्यावरण के लिए बिहार सरकार ने क्या किया, है ना, तो बिहार सरकार ने जो काम किया वो सब उसका करंट वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो नोट्स भी इसी तरह से डेवलप करें, नोट्स भी इसी तरह से बनाएं और आंसर राइटिंग में भी ऐसी ही चीजों को फॉलो करें। अब क्या है, अब एक बात यहां ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने कहा था आपको टॉपिकल सीरीज वाइज, जैसे डीपीएसपी में मान लो हमने लिखा, तो डीपीएसपी में जो अनुच्छेदों का क्रम है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि पहले पर्यावरण वाला लिख दिए, फिर महिला वाला लिख दिए, फिर शिक्षा ले आए, फिर स्वास्थ्य ले आए, ऐसे नहीं करना है। अगर एक अच्छा और साइंटिफिक उत्तर लिखना है तो निदेशक तत्वों में जो अनुच्छेदों के अंतर्गत क्रम है, जैसे 38 अनुच्छेद जो है कहता है कि भाई राज्य इस तरह से काम करेगा कि सभी संस्थाओं में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। अगर उसके लिए कुछ प्रयास हुआ है तो पहले उसकी विवेचना होनी चाहिए, 39 की विवेचना उसके बाद होनी चाहिए, 40 की विवेचना उसके बाद होनी चाहिए, 41 की विवेचना उसके बाद होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 48 वाला पहले लिख दिए, फिर 39 वाला लिख रहे हैं, फिर 46 वाला लिख रहे हैं, तो ये फिर दिक्कत है। इसमें आप लिख कर सब आएंगे लेकिन नंबर आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि वो पूरा टॉपिक वाइज हो, सीरीज वाइज हो, इसका ख्याल रखें। ठीक है, तो एक तो आपका यह विस्तार से संबंधित चीज है। संतुलन भी इसी में है कि जब अगर तुमसे मान लो कोई सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल में यह देखना है, जैसे मान लो कि तुमसे सवाल पूछा कि संविधान के मूल ढांचा से आप क्या समझते हैं, और संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत ने संविधान के विकास क्रम को किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। अब इसमें संविधान का मूल ढांचा ये स्टैटिक पार्ट हो गया और उसका विकास क्रम वाला पार्ट करंट पार्ट हो गया। अब क्या है कि मूल ढांचा वाला पार्ट जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा कि वो तो छोटा पूछ रहा है, जो विकास क्रम वाला पार्ट है वो बड़ा पार्ट पूछ रहा है। तुमने अपने आंसर में क्या किया कि मूल ढांचा का एक्सप्लेनेशन बहुत दे दिया, अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर दिया, और विकास क्रम अंतिम पैराग्राफ में 4-5 लाइन लिख के और इति श्री रेवा खंडे बाहर निकले और पूरे जोश में और पूरे इसमें कि पूरा लिख के आए हैं, सब ठीक है, नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि संतुलन तुमने खो दिया है। यह संतुलन आवश्यक था कि मूल ढांचा ही कम लिखना था, उसके विकास क्रम ज्यादा लिखने थे, तुमने उल्टा लिख कर आया है, तुम उल्टा लिखे हो, इसीलिए नंबर उतना नहीं मिल पाएगा। तो यह संतुलन का भी ख्याल रखना है। तीसरी चीज एक इसमें है प्रामाणिकता के विषय में, है ना, वो क्या है भाई, तो तुम जो उत्तर लिख रहे हो वह प्रामाणिक कैसा है ना, प्रामाणिक मतलब सही कैसा है, तुम जो लिख रहे हो वो कैसे मान लिया जाए कि सही है। तो तुम्हारे उत्तर में जो तुम तर्क दे रहे हो उससे तुमको साबित करना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद से, न्यायालय के निर्णय से, है ना। अब जैसे तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रेस की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, है ना, और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थितियों की विवेचना करिए। ठीक है, यानी भारत में वो संविधान और उसके लीगल एस्पेक्ट्स को आपसे जानना चाह रहा है कि क्या है। तो सबसे पहले आप प्रेस की स्वतंत्रता बताओगे, लिखोगे कि हाँ प्रेस की स्वतंत्रता व्यक्ति के अधिकार में शामिल है, ये है वो है, लंबा चौड़ा लिख दिए। कैसे पता चला कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है? ये तो भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है।
फिर तुम कैसे कह दिए कि वो आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है? ये कैसे तुमने एक्सप्लेन कर दिया? तो तुम यदि ये लिख रहे हो कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है, तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो ये शामिल किया गया तो वो कैसे शामिल किया गया। तो उसके लिए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। तो तुम्हें केस बताना होगा, जैसे ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली सरकार केस 1950, रमेश थापर बनाम मद्रास सरकार केस 1950। तो ये सब जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा उत्तर कैसा बनेगा? प्रामाणिक बनेगा, है ना। यानी तुम्हारे उत्तर में इस कंटेंट के माध्यम से, इस तरह के कंटेंट के लिखने से, स्टडी मटेरियल बनाने से उसका विस्तार मिला। और जब विस्तार मिला उसमें तुमने संतुलन का भी तुम्हें ख्याल रखना है, साथ ही साथ वह अब प्रामाणिक भी है। तो जब नोट्स भी डिजाइन करें पढ़ने के दौरान, तो अपने नोट्स में भी जब भी नोट्स बनाएं तो कथा लिखने से बचें। मैटर लिखें तो मैटर को प्रामाणिक लिखें, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है, हालांकि है तो पीटी का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक जवाब दूंगा आपको कि एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय का आदेश आया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है उसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बड़े गौर से सुनना। अब तुम बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में लिख दिए। मान लो कि तुमको जो ये शॉर्ट क्वेश्चन तुम लिख रहे थे, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, उसमें आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लिखने के लिए, और तुम लिख रहे हो और उसमें तुमने लिख दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अगर अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है आपातकाल में तो उसके लिए अनुच्छेद है। बाकी फंडामेंटल राइट जो 19 के अलावे है वो भी निलंबित हो जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद है। तो उसका प्रमाण तो आप अनुच्छेद से दे देते हो, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट भी निलंबित नहीं होगा, इसको तुमको प्रमाणित करना होगा। तो प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के निर्णय हैं। जैसे एक केस आया था एडीएम जबलपुर बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस, और उसी में यह निर्णय आया जिसमें न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। तो जब नोट्स भी बनाएं तो उसमें इस बात का ख्याल रखें, और आंसर राइटिंग में तो रखे ही रखें कि जब भी अपना उत्तर लिखें तो उत्तर की प्रमाण को उसके साथ रखें, तब जाके आपका उत्तर वैज्ञानिक बनता है, साइंटिफिक बनता है। ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट को मैं कहता हूं ये तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारे लिए शस्त्र है ना। ये शस्त्र है तुम्हारा, इसी से तुमको लड़ना है। परीक्षा, एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर, ये सब तुम्हारे शत्रु हैं, और अपने शत्रु से फाइट करने के लिए शस्त्र मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा तलवार लेकर गए लड़ने कि शत्रु वार किया, पहले ही वार में आपका तलवार टूट के नीचे गिर गया, फिर तो हो गया आपकी लड़ाई। तो लड़ना है, जीतना है, शत्रु को पराजित करना है, तो शस्त्र मजबूत होना चाहिए। आपके शस्त्र यही हैं, इसी शस्त्र से आपको लड़ना है। ठीक है। और दूसरा एक पार्ट है जिसमें भाषा और प्रस्तुतिकरण है, उसको देखते हैं, है ना। ये दोनों एक साथ समझ लेंगे। अगर आप भाषा और प्रस्तुतिकरण के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है एक तरह से आपके उसी जो 3 चीजें आपने पीछे लिखी हैं, विस्तार, संतुलन, प्रामाणिकता, इसी का क्या है? ये प्रयोग है ना। कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो ये एक तरह से क्या है? विज्ञान है। तो पूरा आंसर राइटिंग और पूरा आपका जो है नोट्स बनाना, ये सब एक शस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक ना। अब इस प्रयोग में क्या करना है? कैसी भाषा लिखनी चाहिए, कैसे अपने उस मटेरियल को
कॉपी पे उतारना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये जानिए कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो तुमको अपना ऑडियंस पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए उत्तर लिख रहे हो। सोच के देखना, तुम एक कवि हो, तुम एक फिल्म मेकर हो, तुम एक लेखक हो, और तुमको पता है कि तुम जो चीज लिख रहे हो उसकी ऑडियंस कैसी है। तुम एक कवि हो, तुम एक कविता लिख रहे हो जो कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है, और तुमको लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस देशभक्ति वाली ऑडियंस है, तो स्वाभाविक बात है तुम्हारी कविता चलेगी। ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऑडियंस को नहीं पहचाना और तब तुमने अपनी रचना रच दी, स्वाभाविक बात है तुम्हारी रचना फेल हो जाएगी। एकदम उसको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी रचना पूरी तरह से असफल हो जाएगी। ठीक यही बात यहां भी है बाबू। यदि तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो तो तुम्हारी आंसर राइटिंग किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारी ऑडियंस कौन है? तुम्हारा उत्तर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे? तुम्हारा उत्तर न्यूज़पेपर में पब्लिश होना है? तुम्हारा उत्तर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा। तुम अपने फादर के पास भी नहीं लिख रहे हो, तुम अपने ब्रदर के पास भी नहीं लिख रहे हो, तुम अपने मदर के पास भी नहीं लिख रहे हो, तुम अपने गुरुओं के पास भी नहीं लिख रहे हो। किसके पास लिख रहे हो? तो तुम जो उत्तर लिख रहे हो उस उत्तर को चेक करने वाला कौन व्यक्ति है? उस उत्तर को चेक करने वाला यूनिवर्सिटी से रिटायर एक बुजुर्ग व्यक्ति है, या रिटायरमेंट एज में रहने वाला यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जो दिन भर में 100 कॉपियां जांच चुका है। उसके बाद तुम्हारी कॉपी उसके पास आई है, वो क्यों तुमको नंबर दे? तुमको कंपेल करना है उसको, तुमको विवश करना है उसको कि तुमको वो नंबर दे। तुम्हारी कोई बहुत अच्छी फोटो वहां नहीं लगी है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, तुमको देख के वो तुमको नंबर दे देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारा ये आंसर राइटिंग है, वही तुम्हारा परिचय उससे करवा रही है। और ये तुम्हारा कार्ड जितना मजबूत होगा उतना बेहतर करोगे तुम, उतना बेहतर नंबर आएगा तुम्हारा। तो उसको तुम कैसे करना है? तो आंसर को पहले तुमको भाषा के दृष्टिकोण से और प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से सजाना है। तो सबसे पहली चीज जो भाषा में हम लोग बात कर सकते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा परिष्कृत होनी चाहिए, रिफाइंड लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। तुम्हारी भाषा में और रोड के लेवल की भाषा में अंतर होनी चाहिए, ये इसका ख्याल रखना है। मानक हिंदी का प्रयोग करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। मानक हिंदी का प्रयोग करें, ये जरूर आप ख्याल में रखें। साथ ही साथ अशुद्धियों से बचें, इसका ख्याल रखना है। तीसरी बात, भाषा में प्रवाह हो। प्रवाह हो यानी यदि आपका एक पैराग्राफ खत्म होता है और दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत होती है, तो इस बात का ध्यान रहे कि पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। आपने कभी प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा होगा। अगर आपने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आता है वो उपन्यास। कारण क्यों आनंद आता है आपको? बहुत जल्दी वो उपन्यास खत्म भी हो जाता है। कारण बस एक ही है कि उस भाषा का प्रवाह है, उसमें भाषा का फ्लो है, सब लाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जिससे पढ़ने में रोमांच उत्पन्न होता है। और वही रोमांच जो है वो तुमको नंबर दिलाने में विवश करेगा उस परीक्षक को। इसका ख्याल तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी से जुड़ी हुई चीज है ये प्रस्तुतिकरण।
ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि प्रस्तुतिकरण में लोग कहते हैं कि डायग्राम का प्रयोग किया जाए, चार्ट का प्रयोग किया जाए, जरूर किया जाए, क्योंकि एक जो मानव मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान चित्रों से ज्यादा गहरी समझ रखता है, यानी चित्रों से बेहतर समझता है, उसके प्रति उसकी समझ भी अधिक होती है बनिस्बत किसके, टेक्स्ट के, लिखे हुए चीजों के प्रति जो उसकी समझ है, या जितना जल्दी वह उस पर समझ विकसित करता है उससे जल्दी समझ जाता है चित्रों के माध्यम से। तो ये उसमें जरूर आपका सहायक होता है, चीजों को सजाने में सहायक है। अब जैसे आंसर राइटिंग ही करें तो ये भी इस बात का भी ख्याल रखें कि किस चीज को पहले लिखनी है, किस चीज को बाद में लिखना है। ठीक है। अब आप सोचो कि आपके पास जो है वो एक थाली आया खाने का, और उस थाली में सारा आइटम है लेकिन सब अस्त व्यस्त है। थाली में सबसे नीचे सलाद है, सलाद के ऊपर चावल है, चावल के ऊपर सब्जी है, सब्जी के ऊपर दाल है, ऐसा रख के आपको मिल गया और आपको खाना है। आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, पहले ही आपको उससे थोड़ी सी असहजता हो गई। वही उल्टा हो जाए, एक थाली आए और उस थाली में चावल, दाल, सब्जी, चटनी, अचार सब कुछ अलग अलग डेकोरेट करके आपको मिले, आप ज़्यादा खाना खा लेंगे। ठीक यही बात यहाँ भी है। एक अगर आंसर को सजा कर बढ़िया से प्रस्तुत आप करें तो निश्चित तौर पे उत्तर मिलने की जो संभावना होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो भाषा और प्रस्तुतिकरण आपके उस शस्त्र को इस्तेमाल करने की एक पद्धति है। ठीक है। तो शस्त्र जरूरी है और शस्त्र चलाने की पद्धति भी जरूरी है। तलवार बहुत मजबूत आ जाए और तलवार भांजने ही ना आए, चलाने ही ना आए, तो तलवार कमर में खोस के कहाँ तक घूमते रहिएगा। तो जरूरी है कि वो सीखिए। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और अगर ये सब चीज़ों का आप अभ्यास करें, मेहनत करें, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है। अब एक उदाहरण मैं आपके साथ लेता हूं, उस पर एक बात करता हूं। 69 में एक क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल ढांचा के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है। अब आप देखो यहां मूल ढांचा, इस क्वेश्चन का सबसे कीवर्ड यही है, मूल ढांचा। तो मूल ढांचा सबसे पहले अगर ये पूछता है तो आपको बताना होगा कि मूल ढांचा क्या है, किसे कहते हैं। तो मूल ढांचा क्या है भाई? मूल क्या होता है? एक पेड़ है, वह टिका हुआ है किस पर? अपने मूल पर, अपने जड़ पर। आप जानते होंगे जड़ को मूल कहा जाता है। अगर वो खत्म हो जाए तो पेड़ गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार संविधान जिन आधारों पर टिका हुआ है वह संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा क्या है पहले ये बताना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि इसकी उत्पत्ति या विकास क्रम क्या है। इसकी उत्पत्ति या विकास क्रम क्या है। तो अगर उत्पत्ति और विकास क्रम के बारे में आप बात करो तो आप पाओगे कि दो महत्वपूर्ण मामला है, एक संपत्ति संबंधी और दूसरा आरक्षण संबंधी। संपत्ति संबंधी एक मामला है जिसका नाम है कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य केस, और आरक्षण संबंधी एक मामला है चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास सरकार केस।
और यहाँ से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, यहाँ से जो विकास क्रम शुरू हुआ, ये विकास क्रम निकल कर गया सीधे कहाँ तक? केशवानंद भारती। 24 अप्रैल 1973 में ये निर्णय आया और यहां से निकला ये मूल ढांचा का सिद्धांत। अब यहां से लेके और इस केशवानंद भारती के बीच में कई केसेस हैं, इसके बाद भी एक दो है, जैसे शंकरी प्रसाद मामला आया। अब यहाँ देखोगे आप कि चंपकम दोराई राजन के निर्णय जब हुए तो उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद मामले केस में। शंकरी प्रसाद मामला जब का निर्णय आया, उसके बाद एक केस आया सज्जन सिंह केस, फिर आया गोलकनाथ केस, और फिर आया ये केशवानंद भारती का केस। इसके बाद फिर एक केस आता है 1975 में, और उस केस में भी न्यायालय ने जो मूल ढांचे की बात थी, उस मूल ढांचे को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में उसने केशवानंद भारती में व्याख्यायित किया था, है ना। तो इसलिए ये तमाम केसेस की विवेचना करना भी आपको बहुत आवश्यक होगा, बहुत जरूरी होगा, क्योंकि केस ही जो होगा वो आपके उत्तर को प्रामाणिक बनाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आई होगी, और इस आधार पे आप अपने स्टडी मटेरियल भारतीय राज्य व्यवस्था का तैयार करिए, और उस स्टडी मटेरियल के आधार पे अपना आंसर राइटिंग भी करते रहिए, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा अंततः निर्भर करेगा स्टडी मटेरियल आपका कैसा है, उस पर आंसर राइटिंग कैसी है, उसका अभ्यास कैसा है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सफलता के करीब पहुँचेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे, ये सोच रहे होंगे कि पूरा पढ़ लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बाहर प्रैक्टिस करना ही होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से आपके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर टुडे।